Bismillahirrahmanirrahim. I'm Ashik Ali. Welcome everyone. Today I will provide detailed information about scholarship opportunities in China with complete application procedure. So let's begin. There is an important saying, nothing is worse than missing an opportunity that could have changed your life. एक ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता हो, उसको खो देना इससे बदतर कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है। So today I will cover the following content. First of all, different scholarships in China, and then especially the Chinese government scholarship, and then I will talk about the eligibility criteria and required documents and the complete procedure, how to apply and where to apply. And the third one, the most important section, is how to contact a professor for acceptance letter. And then what is motivation letter, how to write it, what is the main factors which we have to care about in motivation letter, and then last one is the study plan. So first of all, Chinese scholarship in China, number one, the Chinese government scholarship, जिसे हम CSE scholarship भी कहते हैं, Chinese Scholarship Council, जिसके बारे में आज मैं डिटेल से बात करूंगा। सेकंड नंबर पे है चाइनीज लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो ऑल ओवर द चाइना 230 to 40 प्लस यूनिवर्सिटीज में है, बट लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में होता है। दूसरा, इसमें समटाइम हाई जीपीए रिक्वायर्ड होता है, और फिर ये फुली फंडेड भी होता है और सम टाइम पार्शली फंडेड भी होता है, और इसमें मंथली स्टाइपेंड एज कंपेयर टू सीएससी जो है वो कम होता है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे फिर आ जाता है चाइनीज यूनिवर्सिटीज जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। इसमें भी हाई जीपीए रिक्वायर्ड होता है, और ये भी मोस्टली पार्शल स्कॉलरशिप होता है। पार्शल मीन के यूनिवर्सिटी की जो फी होती है वो आपको नहीं देनी होती, लेकिन जो बाकी एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस हो गए या आपके फूड के एक्सपेंस हैं, वो आपने खुद जो है ना वो बेयर करने होते हैं। ठीक है। तो मैं अब इन सेक्शंस में अभी बात करूंगा लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की और चाइनीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है, campuschina.org। इसको हम विजिट करेंगे और देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप अगर आपने देखने हो तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ से आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो जब ये ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने चाइना की ये वेबसाइट आ जाती है। इसमें आपने जाना है स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे, और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपके सामने ये लिस्ट है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो लोकल गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही है। लोकल मीन जो यहाँ डिफरेंट प्रोविंस, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना स्कॉलरशिप अनाउंस करे, सिंध गवर्नमेंट करे, और एक होता है फेडरल गवर्नमेंट, वो हम गवर्नमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे इधर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोकल है डिफरेंट प्रोविंस, जैसा कि बीजिंग गवर्नमेंट जो है ना ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, और ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम। इसकी डिटेल देखना है तो ये व्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो हमारे सामने इस स्कॉलरशिप की डिटेल आ जाती है। तो इसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है। ये क्लास 1 क्लास 2 मेरिट बेस पे बनती है, हाईएस्ट जीपीए वाले, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, और डिफरेंट क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो ये स्कॉलरशिप में क्या ऑफर कर रहे हैं कि आपको क्लास 1 के अंदर तो ये है कि आपने टोटल ट्यूशन फी में सिर्फ ये इतने 5000 RMB चाइनीज करेंसी में पे करना है, और क्लास 2 में आपने 13000 पर ईयर पे करना होगा, और मास्टर डॉक्टर के लिए है ये। इसके लिए फिर जो आइल्स है वो आपका 6.5 से ग्रेटर या 6.5 जो है ना वो होना चाहिए, अगर तो आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपने आइल्स नहीं भी किया तो इशू नहीं होता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना वो चल जाता है, बट इसमें ये रिक्वायरमेंट है। फिर एप्लीकेशन मटेरियल भी यहाँ पे आपको सारा दिया हुआ है।
तो अब अगर हम किसी दूसरे की बात करें, देखें ये पार्शियल स्कॉलरशिप है जिसमें आपको कुछ ना कुछ पे करना है। अब अगर मैं किसी और को, लेट्स सपोज डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये इसमें आपको ट्यूशन फी की एग्जाम्पशन है, अकोमोडेशन भी आपको दी जाएगी, मंथली अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, डॉक्टरल डिग्री में 3500 है, ठीक है। मतलब ये फुली फंडेड है, इसमें आपको कुछ नहीं देना बल्कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी 3500 RMB। सो इट्स अ गुड स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं क्या चीज़ें चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में भी सारी डिटेल यहाँ पे सामने है। ये मैं अभी आगे चल के कंप्लीट बताऊंगा, उसमें ये सेम प्रोसीजर होता है, एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना हो इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, ये ईमेल बताया हुआ है, एप्लीकेशन टाइम भी हमें बता दिया है कि नवंबर अर्ली से मार्च तक जो है ना ये एप्लीकेशन टाइम है, ठीक है। तो आपको ये सारी डिटेल जो है ना यहाँ से मिल जाती है। इस तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे और पेजेस भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप अच्छा है और किसकी डेडलाइन अभी मौजूद है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर अप्लाई करना है, 1 मिनट में ये भी आपको शो कर देता हूँ, सपोज ये वाला है, तो इसमें यस, एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन एट admission.c। इस वेबसाइट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको आप ओपन करें, वेट अ मोमेंट। तो सॉरी, ये एक्चुअली मेरे पास VPN चल रहा है, इस वजह से ये एक्सेस नहीं हो रहा। अदरवाइज आपने इसको अपने पास गूगल ब्राउजर में चेक करना है, तो ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपको आगे प्रोसीजर जो है ना वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि आपको यहाँ से इसी वेबसाइट से सारे के सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, let's talk about the CSC scholarship, Chinese government scholarship. So first of all, it is a fully funded scholarship for international students. इसमें Chinese तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, ये है ही internationals के लिए। Secondly, it's also available for undergraduate, masters as well as PhD studies. और ये 280 प्लस यूनिवर्सिटीज में जो है ना ये ऑफर होता है, चाइना के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज में। फिर ये स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको मिलता है, नंबर वन, ट्यूशन फी जो है ना वो बिल्कुल फ्री है। सेकेंडली, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, अंडर ग्रेजुएट में 2500 RMB है, मास्टर्स में 3000 है, और डॉक्टरल स्टडीज में 35। इट्स मोर देन इनफ, इसमें आपका अच्छा खासा जो गुजारा हो जाता है, आप सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस है 800 RMB पर ईयर, ये भी आपको प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी देते हैं। फिर अकोमोडेशन, एक अच्छी अकोमोडेशन जो है ना वो भी आपको मिलती है, जो कि फर्निश्ड होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, जो कि हमें एज है। सेकंड नंबर पे आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे ना पढ़ रहे हों, या कि कोई भी और स्कॉलरशिप आपने अवेल ना किया हो उस टाइम पे, सॉरी। थर्ड नंबर पे एज, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है, मास्टर्स के लिए 35 ईयर्स है, और डॉक्टरल स्टडीज के लिए 40 ईयर्स है। ये लेटेस्ट 2023 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, डेफिनेटली अंडर ग्रेजुएट में जाना है तो आपके पास FSC की डिग्री होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की। मास्टर्स के लिए जाना है तो बैचलर्स आपका 16 ईयर एजुकेशन। अब अगर किसी ने BS किया हुआ है 4 ईयर्स का, तो वो मास्टर्स में अप्लाई करेगा। अगर किसी ने BSc MSc की हुई है तो भी वो मास्टर्स प्रोग्राम में, ये मास्टर्स मीन MPhil और MS की बात हो रही है, ठीक है। देन अगर आपने डॉक्टरल PhD करनी है तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। BS किया है तो BS 4 ईयर्स, देन आपने MS या MPhil किया होना चाहिए, तो आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप फिर डॉक्टरल डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो फिर ये मस्ट है कि आपका HS के लेवल 3 और 4, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, डॉक्टरल, इनके लिए आपको ये चाइनीज, जैसे आइल्स के बैंड होते हैं, इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है उसमें लेवल होते हैं, HS के लेवल 3 4, ये रिक्वायर्ड होता है। तो डेफिनेटली आपने चाइनीज स्टार्ट में तो नहीं जाएंगे, आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम को ही आपने चूज करना होगा, तो उसके लिए आइल्स कंपलसरी नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एज है।
तो फिर क्या करना होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ये आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है, सिंपल वहाँ आप अपने डिपार्टमेंट में जाएं, उनको बोलें कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें। इस पे लिखा ये होता है कि इस स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, यहाँ पे तमाम करिकुलम इंग्लिश में है और इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शन है, और डेफिनेटली हमारा सारा जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही है। आप असाइनमेंट जो भी आप प्रेजेंटेशन सब कुछ इंग्लिश में देते हैं, तो ये उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, तो ये इनफ होता है। ठीक है। देन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सबसे पहले तो अगर आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल अप करना होता है। लेकिन सबसे पहले तो नहीं हमने फिल करना, बट फिल करना होता है, इससे पहले बाकी चीजें आपने अपनी पूरी करनी है। तो क्या है, नंबर वन, आपके पास आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसकी स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी है। फिर आपके जो हाईएस्ट डिग्री है, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री एमएस या एमफिल है। मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो हाईएस्ट डिग्री आपकी बैचलर्स है, तो उसकी फोटो कॉपी नोटराइज हुई होनी चाहिए। नोटराइज आप कहाँ से करवाएंगे, कचहरी में चले जाएं, वहाँ नोटरी पब्लिक होता है, एक पोस्ट है नोटरी पब्लिक की, तो वो आपकी फोटो कॉपी को अटेस्ट कर देता है। वैसे हम नॉर्मली 17 ग्रेड ऑफिसर से करवाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कचहरी से नोटरी पब्लिक जो स्टैंप लगाता है फोटोकॉपी पे, वो वाली एक्सेप्ट होती है। ठीक है, वो आपको लगा देते हैं, फ्री में लगा देते हैं। अगर कोई 50-60 रुपए एक कॉपी की भी ले लें तो वो स्टैंप आपको लगा के दे देते हैं। फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें आपके पास हों, अटेस्टेड हुई होनी चाहिए, एचईसी से, मोफा से। और इसके बारे में आज मैं बात करूंगा आगे कि कहाँ कहाँ से ये अटेस्टेशन करवानी और कैसे करवानी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की अभी बात कर दी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपकी अच्छी सी सीवी बनी हो और मोटिवेशन लेटर बना हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कैसे बनाना है। फिर एक्सेप्टेंस लेटर, क्या सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास मौजूद होगा तो आप आगे एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अप्लाई करने से पहले, डेडलाइन से पहले, किसी सुपरवाइजर से हमने ये एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। ठीक है, कुछ जगहों पे ये एसेंशियल नहीं भी होता, बट अगर आपके पास है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। फिर आपने एक स्टडी प्लान बनाना है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 200 वर्ड्स का, बिल्कुल छोटा सा है, और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपने प्रोफेसर से लेने हैं। एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है। जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जिनसे कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है उनके पास जाएं और उनको बोलें कि सर मुझे रेफरेंस लेटर भी इसको बोलते हैं, रिकमेंडेशन लेटर दे दें। तो उस पे लिखा होता है कि ये स्टूडेंट ने मेरे से ये कोर्स पढ़ा है और इसका इतना जीपीए था और इसका क्लास में बिहेवियर अच्छा था, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और ये जहाँ अप्लाई करने जा रहा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वहाँ पे अगर जाता, आप अगर इसको रखते हैं तो ये एक अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, उस पे ये लिखा होता है। तो ये आपने अपने प्रोफेसर से जो है ना वो ले लेना है। फिर फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसकी ज़रूरत हमें जब आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको उस एप्लीकेशन के अंदर ही ये जो है ना किसी सेक्शन में आपको अपेयर होगा, आपने डाउनलोड करना है। और ये आप किसी भी अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, डीएचक्यू में, और वहाँ पे आप ये फॉर्म दिखाएं, तो आपको उनको पता चल जाएगा बाहर एडमिशन के लिए इसको चाहिए। इसकी कोई फ़ी होती है 2000 या 1500, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले लेते हैं। तो उसके अंदर आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट और बाकी जो भी टेस्ट आपको वो बता देते हैं ना, एक लिस्ट दे देंगे और कहाँ कहाँ आपने जाना है, तो वहाँ वहाँ से आप अपने सारे टेस्ट करवा लें। नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी और आपके इस फॉर्म के ऊपर वो सारी डॉक्टर्स जो होते हैं जो जो भी, तो वो सिग्नेचर कर देते हैं। तो वो फिर फॉर्म आपने को स्कैन करके तो अपलोड करना होता है। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, एक दिन में सारे टेस्ट देते हैं, अगले दिन आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। एक्सरे जो है वो आपने अपने पास साथ लाजमी रखना है, एक्सरे भी वो करते हैं। फिर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आजकल अल खिदमत मरकज जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, या करीबी कोई भी पुलिस स्टेशन पे पहले जाना होता था, लेकिन अब आप अल खिदमत मरकज पे जाएं, अल खिदमत पुलिस स्टेशन जो है,
तो वहाँ से आपको जो है ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, वहाँ आप जब जाएंगे तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करते हैं, अपने पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, और उसकी फ़ी होती है वो आपने उधर ही जमा करवा देनी होती है। विद इन 7 डेज आपके एड्रेस पे वो ये बना के भेज देते हैं, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ फिल करना है उसका ये लिंक मैंने दे दिया है। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस लेटर सबसे पहले आपने लेना होता है। जब ये आपको मिल जाए, साथ साथ अपनी सीवी भी बनाएं, मोटिवेशन लेटर भी बनाएं। तो ये जो 6, 7 और 8, ये 3 और 9, ये चार जो चीज़ें हैं ये आपको ऑलरेडी तैयार करके रखनी है। ठीक है, तो जब ये आपके पास आ जाए तो फिर आपने अप्लाई करना शुरू कर देना। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे अभी फिलहाल मैं चलो ओपन करता हूँ इस लिंक को। तो सीएससी का पोर्टल जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो आपको जो है ना इस पे ये क्रिएट अकाउंट पे जाना होगा ये। ठीक है, तो इस पे ये साइड पे जो कोड आ रहा है ये आप एंटर करेंगे और ये साइन इन हो जाएगा। तो ये सारी ऑलरेडी भी इंस्ट्रक्शन जो है ना यहाँ पे आ रही हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, स्टेप वाइज सारा कुछ जो है ना। तो आप इसको भी रीड करेंगे आपको सब क्लियर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक करना है। एडिट पर्सनल डिटेल है, इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल जो है ना वो सारी एंटर करनी होगी, ईमेल जो भी है सब कुछ, और वेरीफाई एंड सेव कर देना। फिर ये नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन वाला, इस पे प्लस पे क्लिक करना है। तो आपकी जो भी प्रीवियस एजुकेशन है वो सर्टिफिकेट, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एजुकेशन लेवल कौन सा है, बैचलर मास्टर्स है, फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी थी। एफएससी मैट्रिक में साइंस और आर्ट्स होता है, बैचलर में आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है, और इंस्टीट्यूट लिखें, इंस्टीट्यूट का नेम लिख दें, कंट्री कौन सा है और नेम। फिर ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये फिर आप अदर कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर जब ये सेव हो जाएगा, फिनिश नहीं आपने करना, क्योंकि फिनिश के लिए आप, बल्कि हाँ इसको, इस सेक्शन को आप फिनिश कर देंगे, यस। फिर आप जो ना ये एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पे टाइप ए एप्लीकेशन, टाइप बी और टाइप सी, यस, ये आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस टाइप में जो ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपको पता चल गया किस लिंक से आपने अप्लाई करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में आपने अपने जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है ये दोनों, ये अपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये प्रोसीजर, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपने इसकी फोटोकॉपी करवानी है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री की। वो जो रिजल्ट कार्ड होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी डिग्री के ऊपर मार्क्स लिखे होते हैं। सिर्फ डिग्री, डिग्री को आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से उस पे जाना है। अपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं और उनकी एक एक कॉपी भी साथ लेके जाएं, आईडी कार्ड की कॉपी भी। वहाँ बोर्ड में जब आप जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है। फॉर्म आपने ये कह के लेना है कि मैंने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने हैं, आईबीसीसी के लिए अटेस्ट करवाने हैं। ठीक है, वो फॉर्म देंगे, उसकी कोई फ़ी होगी, कोई 1000 होती है शायद 1 डिग्री की। वो उधर एचपीएल बैंक या जो भी बैंक होगा वहाँ जमा करवाएं। तो आपने बोर्ड वालों को अपनी फोटोकॉपी देनी होती है। ओरिजिनल देख के आपको ओरिजिनल वापस कर देंगे, वो ओरिजिनल अटेस्ट नहीं करते। फोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे, फोटोकॉपी को अटेस्ट करेंगे और उस फोटोकॉपी को एक सील बंद इन्वेलप में रख के आपको वो इन्वेलप सील बंद आपको वापस देंगे। उस इन्वेलप को आपने खोलना नहीं होता। ठीक है, तो वो इन्वेलप लेके तो फिर आपने आईबीसीसी के ऑफिस में चले जाना है, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी है, और भी आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक लाहौर और इस्लामाबाद में ही है। ठीक है, तो आईबीसीसी वाले फिर वो सीलबंद इन्वेलप आपसे ले लेंगे, उसको देखकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बैक पे स्टैंप लगा देंगे, लगा के देंगे, वो फाइनल आपकी अटेस्टेशन होगी। तो यहाँ से कैसे अटेस्ट करवाना है, आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाएं। आईबीसीसी क्या है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन।
तो इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आज साइड पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, एक फॉर्म फिल करें आप ऑनलाइन ही। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पे जाएं, और जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है, और जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो वहाँ पे चलान फॉर्म भी होगा, इसकी भी कोई फ़ी होती है। अभी मुझे याद नहीं है कितनी, जब आप ये फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपने, और वो जो फी चालान है वो भी आपने साथ रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ रखने हैं, और आईबीसीसी के ऑफिस चले जाना है, तो वो आपको ओरिजिनल अटेस्ट करके दे देंगे। ये आप थ्रू टीसीएस भी जो है ना करवा सकते हैं, अभी इन्होंने सर्विस जो है ना वो लॉन्च की है, कि आप ऑनलाइन जो है ना फॉर्म फिल करें, और वहाँ थ्रू टीसीएस का ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करें, और टीसीएस वालों के पास चले जाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें, वो फॉर्म भी दे दें, और फी भी जो है ना वो भी टीसीएस वालों को दे दें। तो आपके कुछ ही दिनों में डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के टीसीएस वाले वापस ले आएंगे, और आपको कॉल करेंगे, और अभी आप वहां से जाके आप अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। नॉर्मली टीसीएस की फीस ज़्यादा होती है कहीं डॉक्यूमेंट भेजने हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं तो इसमें बहुत कम पैसे लेते हैं, ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे आपने होल्ड पे रहना है, आगे अभी मोफा पे नहीं जाना। फिर जो आपके मास्टर्स और बैचलर्स के या एमफिल की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों ही, ये आपने एचईसी से अटेस्ट करवाने हैं। इसके लिए प्रोसीजर भी यही है, एचईसी के पोर्टल पे जाएं, रजिस्टर्ड हों, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपलोड करें, और आपने यहाँ से अटेस्ट करवा लेना है। ये आप अलग से प्रोसीजर देख लीजिएगा। तो ये आपने होल्ड पे रहना है। फिर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले बात की, अल खिदमत मरकज से आपको मिल जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट मैट्रिक की आईबीसीसी से अटेस्ट हो जाएंगी, बैचलर मास्टर्स एचसीसी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपने कहाँ चले जाना, मोफा में। देखें सारे मोफा से होने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपने अटेस्ट करवाने हैं। तो इधर आप जब जाते हैं तो डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं, वहाँ पोस्ट ऑफिस होगा, और वो आपको जो है ना एक स्टैम्प दे देंगे, वो आपने लगा देनी है बैग पे, और अंदर चले जाते हैं, आपको टोकन मिलता है। एक फॉर्म छोटा सा होता है, वो फिल करता है, जिस पे लिखना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। यहाँ कोई फी नहीं होती, ठीक है। तो 2 घंटों बाद आपको अटेस्ट करके दे देते हैं, बैग पे एक क्यूआर कोड लगा के देते हैं। तो ये प्रोसीजर है। ये डॉक्यूमेंट्स आप एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले इनको अटेस्ट करवाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है जब आप इन सारी जगहों पे जाते हैं। तो नेक्स्ट जी, जब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए आपके पास, तो फिर प्रोसीजर क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज देखनी, फाइंड गुड यूनिवर्सिटीज हैविंग अ डिपार्टमेंट एंड इज एफिलिएटेड विद सीजीएस। सीजीएस चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सीएससी भी कहते हैं। तो ये आपने फाइंड करनी है कि भाई आप चाइना में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, क्या आपका वहाँ डिपार्टमेंट है भी या नहीं। और ये क्या है, कैसे पता चलेगा, आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक मैंने दिया है, इस लिंक पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करते हैं, तो ये ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आ गई। ये डिफरेंट प्रोविंस हैं, आप किसी स्पेसिफिक प्रोविंस में जाना चाहते हैं, हांगकांग, बीजिंग या अनहोई या किसी में भी, तो जस्ट उस पर क्लिक करें, तो उस प्रोविंस की सारी यूनिवर्सिटीज आते ऑल पे जाते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है। लेट्स सपोज अब मैं चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस है, इस पे क्लिक करता हूँ, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो देखें जी, प्रोग्राम आपके बैचलर्स है, मास्टर है, डॉक्टर। अगर डॉक्टरल डिग्री पीएचडी के लिए करते हैं तो आपको यहाँ से एक तो ये पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है। सेकंड चीज़ आपने क्या देखनी है, क्या वहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, तो वो इंग्लिश है, चाइनीज़ है, कौन सा है। तो अगर आपका डिपार्टमेंट है बट वो चाइनीज़ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, तो फिर आपके ये काम का नहीं है। तो आपको ये लाजमी देखना है कि आपका डिपार्टमेंट भी हो और वो इंग्लिश टार्ट प्रोग्राम हो, ठीक है। तो ये ट्यूशन फ़ी को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप पे करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये आपने पे नहीं करनी। नॉन डिग्री प्रोग्राम भी हैं यहाँ पे, डिज़ाइन, फॉरेन लैंग्वेज, लिटरेचर, इस तरह से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इस पे जाते हैं, तो इसकी भी आपको डिटेल मिल जाती है, मास्टर्स के प्रोग्राम, डॉक्टर, बैचलर, ये सब। और
चाइनीज स्टार्ट और इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, ये आपने सेलेक्ट करना है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको ये मिल जाए, तो इट्स मीन आपने उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अब अप्रोच करना है कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे, ठीक है। तो अब अगर आपने ये यहाँ से रैंडमली देखने के बजाय गूगल पे देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन चाइना, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, तो आपको ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो है ना, ये इनको अप्रोच करना चाहिए। जो आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, उनको आप देखें कि क्या वो इनमें से जो जो भी हैं, तो वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए आपको। क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है ना, वहाँ पे फंडिंग ज़्यादा होती है, आपके स्कॉलरशिप के चांस अच्छे होते हैं, ठीक है। जब आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली कि इस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ, एक या दो जो भी है, एक से ज़्यादा में ही आपको करना चाहिए, फिर आपने वहाँ अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है, ठीक है। और अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या मैथमेटिक्स है, उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की लिस्ट आ जाती है। तो आप देखें कि कौन सा प्रोफेसर है जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट काम कर रहा है, तो आपने उसको ईमेल करनी होती है। ईमेल करें कि जी मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने इसमें काम किया और मैं आपके साथ आगे काम करना चाहता हूँ। सो मुझे आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, क्या आप मुझे एज अ पीएचडी स्टूडेंट ले लेंगे या मास्टर स्टूडेंट ले लेंगे। अगर वो विलिंग हुआ, उसको अच्छा लगा कि आपका काम मेरे से रेलिवेंट है, तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। तो ईमेल सैंपल्स यहाँ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे डिफरेंट। मैं भी एक सैंपल को जो है ना वो डिस्कस करूंगा। लेट्स सी, इस वेबसाइट पे ये नॉन ऑफिशियल वेबसाइट ही है, तो बट आपकी हेल्प के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। ये लेटर नंबर 1 2 3 4 एज इट इज़ नहीं, आपने कॉपी कर लेना। यहाँ 3 4 लेटर्स को, मेन मेन अच्छे अच्छे सेंटेंस जो हैं वो आप पिक करके एक सेपरेट लेटर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल सैंपल, तो जो आपने ईमेल प्रोफेसर को करनी होती है। तो ये तो हो गया सेकंड नंबर पे, यूनिवर्सिटी फाइंड करें, वहाँ के फिर एक प्रोफेसर को अप्रोच करके उससे एक्सेप्टेंस लेटर लें। फिर आपने जब ये दोनों चीज़ें, एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ गया और प्रीवियसली डॉक्यूमेंट भी आपके अटेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, सीवी भी आप बना चुके हैं, मोटिवेशन लेटर भी आपने बनाया हुआ है, स्टडी प्लान भी आपने बना लिया है। अब आपका काम है जी यूनिवर्सिटी की वो एप्लीकेशन फिल करने का टाइम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल, जो कि अभी मैंने ओपन भी की थी। तो आपको पता है उसमें सबसे पहले जो है ना, क्या कहते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अभी यहाँ पे आई गेस मैंने वो विंडो क्लोज कर दी है। यस, आप इस पे जब लॉग इन करते हैं ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरी A B C, किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भी मैं बात करूंगा कि ये कैटेगरी में क्या फ़र्क क्या है। सबसे पहले कैटेगरी ए जो है ना, ये जब आप अप्लाई करते हैं थ्रू HEC, ठीक है, तो ये कैटेगरी ए में आ जाता है। HEC के थ्रू जब आपने अप्लाई करना है ना, तो आप वहाँ कैटेगरी ए सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा एजेंसी नंबर एंटर करें। तो HEC का एजेंसी नंबर आपने 5861 है। सॉरी, HEC के थ्रू करते हैं, बट आपने एजेंसी नंबर जो है ना चाइनीज एम्बेसी का लिखना होता है, पाकिस्तान में जो है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, तो उस कंट्री में जो चाइनीज एम्बेसी है, तो उसका एजेंसी नंबर आपने देख के लिखना होगा। तो अब क्या है, इसमें होता क्या है कि आपने दो जगह एप्लीकेशन फिल करनी होती है, एक HEC के पोर्टल पे और दूसरा एक CSC के पोर्टल पे। CSC का पोर्टल अभी मैंने आपके सामने ओपन किया, ये वाला है, और HEC का पोर्टल का ये लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो होता ये है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं ना, तो HEC के पोर्टल पे HEC आपका आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करती है। HEC आपका टेस्ट एक लेती है, हैट या यूसेट, एक टेस्ट लेती है, उसकी बेस पे ना वो फाइनलाइज करती है स्टूडेंट्स को, और जिनको वो फाइनलाइज करती है, जो टेस्ट पास कर लेते हैं, तो HEC वो वाले आपके डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट रिजल्ट चाइनीज एम्बेसी को भेजते हैं। चाइनीज एम्बेसी आपकी एप्लीकेशन जो ना वो रिव्यू करती है, रिव्यू करके फाइनलाइज करके, तो जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो वो फिर CSC को जो ना वो भेज देते हैं कि हमने इन लोगों को जो ना वो सिलेक्ट किया है। तो फिर CSC देखती है कि हमने इनको स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। तो ये प्रोसीजर होता है। सो इसके लिए आपने चाइनीज एम्बेसी से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो आपका लिंक है HEC के साथ। आपने HEC के पोर्टल पे एप्लीकेशन फिल करनी है और CSC के पोर्टल पे, दोनों जगह पे एप्लीकेशन फिल करनी होती है, ठीक है। अच्छा, HEC की डिटेल आपको इस लिंक से मिल जाएगी, ये मैं भी ये भी शो कर देता हूँ।
अगर ये इस वक्त तो ओपन हुआ, ये तभी मोस्टली ओपन होता है जब स्कॉलरशिप अनाउंस हुए होते हैं, ऑलमोस्ट ये दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। यस, ये है जी, ये इसमें एचईसी का सारा प्रोसीजर है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सीएससी और एचईसी का पोर्टल, ये लिंक भी सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आप रीड आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो तो दो जगह एप्लीकेशन फिल करनी कैटेगरी ए के लिए। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने याद रखना है कि दो यूनिवर्सिटीज़ आप जो है ना अपनी चूज़ कर सकते हैं। जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। अगर दो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से आपने लिया हुआ है तो दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मुश्किल कौन सी चीज़ है, आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट पास करना पड़ता है। अब अगर आप टेस्ट से बचना चाहते हैं तो फिर अच्छा ऑप्शन जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो जाते हैं वो है कैटेगरी बी। ये रिकमेंड आपको करूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो जगह पे ही एप्लीकेशन फिल करनी है। कहाँ पे? नंबर वन, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, क्योंकि ये थ्रू यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होती है, ये थ्रू एचईसी और एम्बेसी होती है, और ये थ्रू यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसमें आप जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर लेंगे और जब सीएससी के पोर्टल पे जाएंगे तो कैटेगरी बी सिलेक्ट करनी है, और आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर आपने जो ना वो सीएससी के पोर्टल पे मेंशन करना होगा। तो चाइनीज एम्बेसी का तो ये फिक्स था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एम्बेसी नंबर है, तो वो एजेंसी नंबर है, सॉरी। तो वो एजेंसी नंबर आपको इस लिंक से मिल जाएगा, ये भी मैं शो कर देता हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसका एजेंसी नंबर लिखा हुआ है। तो पूरी तमाम यूनिवर्सिटीज और उनके एजेंसी नंबर आपके सामने है, तो आपने ये पिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी, अगर आप अनहोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनहोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, एप्लीकेशन फिल कर दें, सबमिट कर दें। फिर आप सीएससी के पोर्टल पे जाएं, यूनिवर्सिटी वो वाली सिलेक्ट करें, उसका एजेंसी नंबर लिखें और अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट कर दें, आपका काम खत्म है, ठीक है। और कैटेगरी बी में आप जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में जो ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले ज़्यादा में हो जाता था, लेकिन अब आपने एक में ही करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो फिर आप ये देखोगे कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो है ना कैटेगरी सी, इसमें आप ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सीएससी जो है ना ये ऑफर करती है, और वो वही बताते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो खैर इसको आप इग्नोर करें। नेक्स्ट, जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो फिर फोर्थ नंबर पे जो है ना सीएससी के पोर्टल पे आपको मिलेगा फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का एक फॉर्म आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन सेव हो जाती है, जैसे आज आपने फिल करना शुरू किया है, आप जितना पोर्शन फिल कर लिया एप्लीकेशन सेव कर दें, 2 दिन बाद दोबारा ओपन करेंगे आप, वहीं से आगे कंटिन्यू होती है। तो आपने फॉरेन फिजिकल जो है ना ये डाउनलोड करके इसको आपने, मैंने प्रोसीजर पहले बताया है, तो उसको फॉलो करें तो आपने अपलोड करना होता है। 5वें नंबर फिर आपने इसका प्रिंट ले लेना होता है, डाउनलोड कर लेना, अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेना है। फिर अब बात करते हैं, चूंकि मैंने सारा प्रोसीजर बताया और उस प्रोसीजर के अंदर बताया है कि आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है, अब मैं बात करूंगा कि प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करना है, उससे एक्सेप्टेंस लेटर आपने कैसे लेना है। आसान सा काम है। जब आपने ये देख लिया कि आपने भाई जीजियांग यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश में जीजियांग है, चाइनीज में से चिचियांग यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। सो जीजियांग यूनिवर्सिटी में अगर आपने जाना है और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आपने ढूंढनी है, तो सिंगल गूगल पे ये आप लिखें तो आपके सामने डायरेक्टली इसकी फैकल्टी आ जाएगी। सपोज मैं आपके सामने अभी ये लिखता हूँ, जीजियांग यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स चिचियांग यूनिवर्सिटी का आ जाता है।
हम्म। यस, ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ ना मैं। तो जब वीपीएन यूज़ करो तो फिर चाइनीज़ की ये वेबसाइट मोस्टली एक्सेस नहीं हो रही थी। एक दफ़ा और मैं ट्राई करता हूँ, अदरवाइज आपको देख लीजिएगा। चिचियांग यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। नो, पेज वर्क नहीं कर रहा। बहरहाल इस तरह आप करेंगे तो सबसे पहले ये लिंक आता है, तो उसको ओपन करेंगे, आपके सामने पूरी फैकल्टी की लिस्ट आ जाती है। तो आप फिर देखें कौन सा प्रोफेसर, जो डिटेल आगे लिखी होती है उसकी फील्ड कौन सा आपसे रेलिवेंट है। फिर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने प्रोफेसर को जब ईमेल लिखनी है तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना, एक से ज़्यादा प्रोफेसर को ईमेल आपने नहीं भेजनी। क्योंकि प्रोफेसर एक दूसरे को जानते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे ने मुझे ईमेल किया, वो कहता है इसने तो मुझे भी की हुई है, तो वो दोनों ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सो एक यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट में एक ही प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है। एक वीक तक आप वेट करें, अगर एक वीक तक आपको रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप किसी दूसरे प्रोफेसर को ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जवाब होता है कि उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट को अप्रोच किया है। फिर एक दफ़ा ईमेल करने के बाद अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपने बार बार उसको रिमाइंडर नहीं भेजना शुरू कर देना, ईमेल पे ईमेल नहीं करना शुरू कर देनी, क्योंकि प्रोफेसर समटाइम बिजी होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट लेने के लिए उनके पास स्पेस नहीं है, तो वो सिंपल रिप्लाई करने के बजाय इग्नोर करते हैं, तो आपने भी वैसे ही इग्नोर करना है फिर। ठीक है, अगर कोई बहुत ही पोटेंशियल प्रोफेसर है, बहुत ही आपसे रेलिवेंट है, और एक वीक हो गया आपको कोई रिप्लाई नहीं आया या 10 दिन गुजर गए, तो आप उसको रिमाइंडर के तौर पे एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब ईमेल सैंपल, एक तो मैंने पहले आपको लिंक शो किया था, एक ये मैंने लिखा है आपके सामने, एज इट इज़ नहीं, आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो इसलिए आप इसको देख के एक अच्छा सा अपने लिए बना सकते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें होता क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने बारे में बताना होता है कि आप जो है ना, वो क्यों ईमेल लिख रहे हैं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, और आपका थीसिस टाइटल क्या था। ये जो मैंने रेड कलर में किए हुए हैं ना, ये चीज़ें चेंज करनी है आपने अपने हिसाब से। तो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की थी, किस फील्ड में की थी, और थोड़ा सा उस फील्ड के बारे में एक दो लाइंस में आपने बता देना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने दूसरे पैराग्राफ में प्रोफेसर को डिस्कस करना है। प्रोफेसर को आपने अप्रोच किया, उसकी फैकल्टी लिस्ट देखी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और आपने देखा कि उसकी फील्ड कौन सी, उसकी फील्ड आपने मेंशन कर दी, और फिर आपने बताया विच क्लोजली अलाइंस विद माय रिसर्च इंटरेस्ट, एंड ड्यूरिंग माय मास्टर स्टडी आई हैव आल्सो undertaken relevant courses in your research area, and I believe that working under your guidance would provide valuable opportunities to develop my skills and contribute to this field। तो आपने बताया कि मैं आपके साथ काम करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। थर्ड नंबर पे आपने एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपके पास अगर आऊँगा तो मैं अपने जो एक्सपेंस हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू पूरे करूँगा, क्योंकि अक्सर प्रोफेसर ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे अफोर्ड करेगा चाइना को। तो आपने वो पहले ही बता देना है कि मैं, अगर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा। तो प्रोफेसर को थोड़ा हौसला होता है कि ठीक है, इसके लिए फंडिंग की अरेंजमेंट इधर से होगी। और फिर आपने अपनी सीवी और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें अटैच लाजमी करके भेजनी है। ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ हाईएस्ट डिग्री की जो है ना ट्रांसक्रिप्ट, जिस पे कोर्स और जीपीए और कोर्स नेम लिखे हों, ताकि प्रोफेसर देख सके पहले ईमेल में कि आपने वाकई को रेलिवेंट कोर्स पढ़े हुए हैं, और सीवी से आपके बारे में डिटेल देख लेगा। अगर उसको अच्छा लगा और उसके पास स्पेस हुई तो वो आपको लाजमी तौर पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो नीचे अपना ईमेल लिख देना है। तो और सब्जेक्ट लाइन में आपने ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखनी है ताकि ईमेल ओपन करने से पहले उसको पता हो कि ये कि कौन है, कैसे, क्यों ईमेल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर सब्जेक्ट होना है, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर पीएचडी एप्लीकेंट या मास्टर्स एप्लीकेंट या अंडर ग्रेजुएट, ताकि ओपन करने से पहले उसको पता हो कि कोई एक न्यू स्टूडेंट है जो मुझे अप्रोच कर रहा है मेरे से एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो उसके पास स्पेस हुई तो वो लाजमी ओपन करेगा। ठीक है, तो ये है जी ईमेल सैंपल। फिर मोटिवेशन लेटर। अब जो मोटिवेशन लेटर है
इसमें आपने क्या करना होता है कि ये एक पेज है ईमेल जो है ना, ये थोड़ा सा मैं बता दूं, ये इससे ज़्यादा बड़ी ईमेल नहीं आपने लिखनी है क्योंकि लंबी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दे। ये 3 पैराग्राफ हैं, जब जीमेल के अंदर लिखते हैं तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लिखती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। प्रोफेसर के बाद आपकी हिस्ट्री बिल्कुल कंसाइज हो, प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसी तरह मोटिवेशन लेटर भी आपका जो है ना वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसाइज एंड फोकस्ड, और जेन्युइन पैशन आपका जो है ना ये शो करे। और आपने जब लिख लेना है तो अपने सीनियर से या किसी इंग्लिश वाले बंदे से आपने इसका फीडबैक लेना है, उसको जितना इम्प्रूव कर सकें वो करना है। ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है इसमें, थोड़ा सा मैं बता दूं तो वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मोर ओवर मोर ओवर, या एडिशनली एडिशनली। कुछ वर्ड्स होते हैं आप बार बार उनको यूज कर रहे हो, तो वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो। बहुत ज्यादा फ्लॉवरी किस्म की वोकेबलरी आपने यूज नहीं करनी कि मुझे बहुत इंग्लिश आती है। बिल्कुल सिंपल वे में हो, फ्लुएंट हो, नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में हो। तो इस तरह का सिंपल ये एक होता है कि इसने ज्यादा नहीं सोचना। तो 1 पेज है, तो इसके पहला पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं। कि आपने डेफिनेटली बताना है कि मैं पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और आपने अपनी फील्ड का थोड़ा सा आपने ना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि मैंने इसमें काम किया हुआ है, जैसे आप ईमेल में थोड़ा लिख रहे हैं। तो ये पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में, सॉरी, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने एडिशनली ये करना है कि जो प्रोफेसर की फील्ड है ना वो भी बतानी है, ताकि उनको पता हो कि आप प्रोफेसर की फील्ड देख चुके हैं और अब इसलिए जो ना आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि आपकी फील्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है, पहले आपने वो बताया, और प्रोफेसर की फील्ड बायोमास फ्लूइड फ्लो है, तो आप बताएं कि मैंने जब देखा तो प्रोफेसर की ये फील्ड है, और आगे 1-2 लाइनों में बताएं कि प्रोफेसर ने इस बायोमास फ्लूइड में क्या काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ है, और मैंने इससे रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े हुए हैं और मेरा थीसिस इससे रेलिवेंट है, इसलिए मैं जो है ना इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे आपने अपना बैकग्राउंड डिटेल से बताना है कि आपने एमएस कहाँ से किया, अपना थीसिस का टाइटल बताओ, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अपने अब्स्ट्रैक्ट जो है ना, थीसिस का अब्स्ट्रैक्ट है, उसमें आप मेन कीवर्ड जो है ना 1 या 2 आपने उठा लेने हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और फिर आपका अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो लाजमी इसी पैराग्राफ में मेंशन कर दें, या कोई और एक्सपीरियंस है जो कि आपको सपोर्ट कर सकता हो। इररेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने नहीं लिखना। आप अगर स्टडी के लिए कर रहे हैं तो आपने कोई मार्केटिंग की जॉब की हुई है तो वो आपका एक्सपीरियंस किसी फायदे का नहीं है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने एक्सप्लेन करना है कि आप इसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास ही क्यों जाना चाहते हैं, आप इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कंट्री में क्यों आना चाह रहे हैं, और यहाँ आने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, आप कौन कौन सी, तो ये आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फोर्थ नंबर पे आपने एक अच्छा सा कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि जितना अच्छा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा और उतना ही आपका इमेज ज़्यादा बेटर होता है, जिसमें जो है आप एक्सप्रेस करें अपना पैशन को, थोड़ा एक्सप्रेस करें कि अगर मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं क्या जो है ना आपके इंस्टीट्यूट को दे सकता हूँ, या मुझे क्या फ़ायदा होगा। किसी भी तरह से इसका ओवरऑल कंक्लूजन आपने लिखना है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन लेटर है। तो इसका एक सैंपल मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। अगर यस, ये मैंने लिखा है। आप इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा नहीं मैं इसको कहूँगा, बट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट ये मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद हो कि आप, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि अपने बारे में और प्रोफेसर की फील्ड के बारे में। जैसा कि देखें, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन परसुइंग ए PhD इन मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ मल्टीफेज फ्लो, एट विच यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नेम है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर, जिसका आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। With strong background in applied mathematics competition, I am eager to contribute to the advancement knowledge in this field and address the complexity associated with two-phase flow. आपने प्रोफेसर की फील्ड बताई है, उसने मल्टी फेज फ्लो में जो, चूंकि जाहिर है ये आप कह रहे हैं कि मैं इसमें करना चाह रहा हूँ या जिसमें भी है, तो वो आपने बताना है।
फिर आपने अपना बैकग्राउंड बता दिया कि मैंने कहाँ से मास्टर्स किया, आपका उसमें क्या क्या मैटलैब C++ जो कुछ भी आपने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। फिर आप इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं, और करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, इसी प्रोफेसर के पास क्यों आ रहे हैं, और इसी कंट्री में आप क्यों आना चाहते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी जो भी है वट एवर। लास्ट पे आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है और सिंसियरली और अपना नेम लिख देना है। तो ये एक 1 पेज का मोटिवेशन लेटर इस तरह के ऊपर हेडिंग आ जाती है, और यहाँ रिसिप्ट नंबर है, जो भी आप सपोज CSE को या यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं, तो उसका आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी स्टडी प्लान पे। लास्ट सेक्शन है स्टडी प्लान। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोड ये स्टडी प्लान जस्ट लाइक सिनॉप्सिस है। जिन लोगों ने मास्टर्स में या बैचलर्स में कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है, तो वो जब अपना एक सिनॉप्सिस लिखते हैं, सिनॉप्सिस तो काफ़ी लेंथी होता है लेकिन स्टडी प्लान थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन ये बिल्कुल आपका सिनॉप्सिस की तरह होता है, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा लिखना होता है। सेकंड पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस हैं, वो आपने बताने हैं। थर्ड नंबर पे लिटरेचर रिव्यू है, वो आपने बताना है। मेथोडोलॉजी है, कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे अपनी रिसर्च में। मैथमेटिकल फॉर्म आपको लिखना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट मेथड का नेम बता देना है। फिर आपने टाइम लाइन है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन लिख दें तो अच्छा है, कि ये जो मेरा स्टडी प्लान है ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ब्रेक डाउन क्या है, कि मैं पहले साल में ये करूँगा, फिर ये करूँगा, मैं पब्लिकेशन इसमें से निकालूंगा, एक या दो जो भी है। फिर आप एक्सपेक्टेड आउटकम सिग्निफिकेंस, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट्स किस टाइप के आ सकते हैं। आपको रिसोर्सेज मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई लैब चाहिए, प्रॉपर लेबोरेटरी में कोई इक्विपमेंट चाहिए, जैसे केमिस्ट्री और बायो वालों को चाहिए होते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इस रिसर्च के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए। इसी तरह फिर कंक्लूजन आपने लिखना है, और रेफरेंस एंड पे जो आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर रेफरेंस होते हैं वो वाले आप लिखते हैं, ठीक है। और याद रखें कि जो स्टडी प्लान है वो 1 से 3 पेज इसी के अंदर अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना होता। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी डिटेल में, क्योंकि इसमें कौन स्कॉलरशिप से लेकर और तमाम प्रोसीजर और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना उसका वैलिड जो है ना वो रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।